Welcome students. Ninth standard science second chapter is matter around a sphere. लास्ट सेशन में अगर बात करें तो हमने मैटर के इस टाइप को पूरा कर दिया था विच इज़ मिक्सचर एंड टाइप्स ऑफ मिक्सचर. अगर एक बार डिस्कस करने गए वापस, व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस? Substances which are made up of only one kind of particles are called as pure substance, and the substances which are made up of more than one kind of pure substance will be called as mixture. एंड मिक्सचर के दो टाइप्स पूरे हो गए थे विच इज़ होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. देन नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ प्योर सब्सटेंस. एंड प्योर सब्सटेंसेज आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. तो आज का टॉपिक इस पार्ट को लेकर रहेगा. अगर इस चैप्टर को तीन पार्ट्स में बताया जाए तो एक मिनट में ये ध्यान से सुन लो. द फर्स्ट पार्ट वॉज ऑल इंट्रोडक्शन, राइट. हमने इंट्रोडक्शन पूरा किया. देन टाइप्स ऑफ मिक्सचर सीखा. देन व्हाट इज सोल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड, ये सब हो गया. अब फर्स्ट पार्ट का ये कंसेप्ट बाकी है अभी तक, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, और ये न्यूमेरिकल उस पर जो बेस्ड है. पर ये मैं ऑनलाइन सामने आपके कवर करने वाला हूँ कल के दिन, दैट इज़ फ्राइडे. आज तो ये पार्ट स्किप कर देंगे हम. कोलाइड्स हमने ख़त्म कर दिया एंड टाइप्स ऑफ कोलाइड भी हो गया. तो यहाँ तक इस चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है. तो इस एक पार्ट में अभी जो मैंने बोला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, जो पार्ट बाकी है हम कल के सेशन में क्लियर कर देंगे. फिर आगे आते हैं सेकेंड पार्ट पे, इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, हाउ द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड. तो ये पार्ट के लिए 2 सेशंस लगभग लगेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेगा सेशन समझने के लिए. तो ये बाद में देखा जाएगा. सो दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर विच वी विल डिस्कस इट लेटर. एंड देयर आर 8 मेथड्स ऑफ सेपरेशन विथ ऑल डायग्राम्स, एक्टिविटीज़. तो ये बहुत लेंदी पार्ट है एंड इट एंड्स विथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. दैट इज सेकेंड पार्ट. एंड दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस. तो अगर ये स्लाइड में बात करें तो मिक्सचर के ये सारे टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सोल, सस्पेंशन, कोलाइड, ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था. देन हाउ कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, सेपरेटिंग टेक्निक्स with 8 different methods will be the second part. And the third part is all about what are the types of pure substances. And pure substances are of two types, elements and compounds. So now we start with the first part. What do we mean by elements? इसको समझना बहुत ज़रूरी है. तो पहले टेक्स्ट बुक में दिया हुआ देख लेते हैं क्या है. रॉबर्ट बॉयल, अंडरलाइन कर लेना है टेक्स्ट बुक में, was the first scientist to use the term element. Then Antoine Laurent Lavoisier, a French chemist, was the first to establish an experimentally useful definition of an element. So who used the term element first time? Robert Boyle. Then Antoine Laurent Lavoisier was the first to establish an experimentally useful definition. Remember that. Now what are elements? Meaning समझना बहुत ज़रूरी है. याद रखो ये प्योर सब्सटेंस का एक पार्ट ही है. So element is defined as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by any chemical reaction. Elements are those basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by any chemical reaction. Meaning समझने के लिए ये एक और स्लाइड देख लेते हैं. Here it is. अब मान लो आपको मैंने आयन का ब्लॉक दिया है. क्या रहेगा आयन ब्लॉक? किससे बना हुआ रहेगा? ऑल स्मॉल आयन एटम्स. कितने भी टुकड़े कर दो, आखिर आपको आयन के ही एटम्स मिलने वाले. गोल्ड का आपने एलिमेंट, गोल्ड का एक बिस्किट ले लिया, टुकड़े करते गए, आखिर आपको हर एक एटम गोल्ड का ही मिलने वाला है. और इसीलिए इनको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, बिकॉज हियर यू कैन सी अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स is called a pure substance. और pure substance का ये पहला format element. An element is a substance which cannot be split up into 2 or more simpler substances. आखिर आयन के ब्लॉक आयन के एटम से ही बने हुए हैं, तो इसके अलावा आपको और क्या मिलने वाला है? You cannot break down further. So element is a substance which cannot be split up into 2 or more simpler substances because it is made up of only one kind of particle. टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन ध्यान से पढ़ लेना. अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन. अभी अगर जिनको क्लियर नहीं हुआ कि
कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस मतलब क्या? तो आपको ध्यान में आना चाहिए कंपाउंड। अब कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड का एग्जाम्पल आएगा वाटर, राइट, H2O। और आपको ये रिएक्शन पहले भी थी कि हम वाटर को ब्रेक डाउन कर सकते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। मीन्स व्हाट? अगर हमने वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास की, it will break down into hydrogen gas and oxygen gas. So a compound is a substance which is made up of two or more elements, correct? अब एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का। वाटर कौन से दो एलिमेंट से बना हुआ है? हाइड्रोजन इज वन एलिमेंट एंड ऑक्सीजन इज अदर. So compound is a substance which is made up of two or more elements which are chemically combined in a fixed ratio by mass. तो ये फिक्स्ड रेशियो बाय मास का क्या कंसेप्ट है 2 मिनट में डिस्कस करेंगे. तो 2 मिनट के लिए यहाँ ध्यान रखो कि इट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, करेक्ट, एंड अ कंपाउंड कैन बी ब्रोकन इनटू 2 और मोर एलिमेंट्स बट नॉट बाय फिजिकल प्रोसेस. फिजिकल प्रोसेस यानी इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, इससे आप वाटर के कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर सकते. इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करनी होती है विच इज़ नॉट अ फिजिकल प्रोसेस, विच इज़ अनदर. सो एक कंपाउंड को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बट एलिमेंट को नहीं कर सकते. अब आपको समझ में आ गया होगा कि मान लो आपको ऑक्सीजन गैस का एक सिलेंडर दिया. अब ऑक्सीजन गैस के टुकड़े कर करके क्या ब्रेक डाउन करोगे उसको? हर एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, हर एक एटम उसमें ऑक्सीजन का है. सो एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस एंड कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन. तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट्स के टाइप्स देखेंगे. एलिमेंट्स के टाइप्स क्या हैं? हाउ आर दे क्लासिफाइड एज? Elements are further classified as metals, non-metals and metalloids. Metals, non-metals and metalloids. और metals के ये सारे properties, non-metals के सारे properties आपको पता है पहले से ही, करेक्ट? तो एक जल्दी से स्लाइड्स देख लेते हैं एंड प्रॉपर्टीज़ क्लियर करते जाएंगे. सो मेटल्स के एग्जांपल्स देखें तो निकल, लीड, टिन, गोल्ड, प्लैटिनम, कॉपर. ये पॉइंट आप पॉज करके पढ़ सकते हो, अभी हम रीड ही करने वाले हैं. और नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स हैं कार्बन, फॉस्फोरस, बोरॉन, सल्फर एंड मैनी टू नेम. अगेन ये स्लाइड पॉज करके कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ सकते हो. विल स्टार्ट विथ फिजिकल प्रॉपर्टीज. मेटल्स हैव लस्टर, दिस मीन्स दे शाइन, राइट? एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर. मेटल्स आर डक्टाइल, दैट इज दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. एग्जाम्पल लगभग मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू बट नॉट ऑल. हर एक में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन केसेस रहेंगे, देखेंगे हम आगे. मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मीन्स बिकॉज एटम्स आर पैक्ड क्लोज टुगेदर देयर इज लिटिल स्पेस बिटवीन द एटम्स, सो दे आर हैवी. देन मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, hence they are used in cooking utensils and electric transmission lines as well. Copper, best conductor of heat and electricity. Metals are sonorous, it means they make sound when hit with an object, correct? And metals are generally hard, examples cover हो गए. They are malleable, metals can be beaten into thin sheets with hammer. बहुत बार पढ़ लिया आपने ये सब. आयरन, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम फॉइल्स इसलिए आती है. And metals have high melting and boiling point. Example copper, gold, aluminium. Iron का melting point 2200 डिग्री सेल्सियस. इतना ज़्यादा हीट प्रोवाइड करने के बाद जाकर आयन मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट होता है. सो दीज वर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. नाउ वी मूव टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. सब अपोजिट पॉइंट्स हैं. नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल बट दे आर ब्रिटल, that is they break easily into pieces. Non-metals are not ductile, cannot be drawn into thin wires. अब एग्जाम्पल एक दो देने का काम कर रही हैं, जबकि सभी नॉन मेटल्स लगभग ये प्रॉपर्टीज फॉलो करेंगे. दे आर नॉन सोनरस, दैट इज दे कैनॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट, राइट? दे हैव लो डेंसिटी, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट टू रिमेंबर, एग्जाम्पल्स हैं. एंड दे आर जनरली सॉफ्ट. दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हर एक बार आपको एग्जाम्पल अलग अलग दिए जा रहे हैं, पर जबकि मैंने बोला मेजॉरिटी एग्जाम्पल्स विल फॉलो दिस प्रॉपर्टी. बट याद रखना, ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टीज. देर आर ऑलवेज एक्सेप्शनल केसेस. अभी एक्सेप्शनल केसेस आपको 10th में लर्न करने होंगे और
9th में आपको एक दो दिए हुए हैं, इन स्लाइड्स में तो ज़्यादा कवर हो गए, सो जस्ट फॉर नॉलेज गो थ्रू इट. कार्बन क्या था? नॉन मेटल, सो इट्स नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बट कार्बन का एक प्योरेस्ट फॉर्म, ग्राफाइट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, इज अ नॉन मेटल बट इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. इतना अच्छा कंडक्टर है, इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोलाइसिस के वक्त कैथोड और एनोड जो रॉड होते हैं, तो उनमें ये यूज़ होता है, एंड ग्राफाइट पेंसिल्स में भी यूज़ होता है. देन लस्टर की बात करें, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस, बट आयोडीन इज अ नॉन मेटल विच इज़ लस्टरस, हैविंग अ शाइनिंग सरफेस. देन हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस की बात करें तो मेटल्स आर हार्ड, ये पॉइंट डिस्कस किया था हमने, बट लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट, कैन बी कट विद अ नाइफ ईजिली. तो इनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं. तो मेटल्स में ये एग्जाम्पल्स, दे आर सॉफ्ट. अपोजिट केस हो गया, इसलिए एक्सेप्शनल केस. और नॉन मेटल्स अभी बोला था हमने, आर सॉफ्ट जनरली. बट कार्बन का एक और प्योरेस्ट फॉर्म, डायमंड, is the hardest natural substance known. So it's a non-metal which is extremely hard. तो देख सकते हो कार्बन नॉन मेटल है, लेकिन उसका यही प्योरेस्ट फॉर्म एक्सट्रीमली हार्ड प्रॉपर्टी दिखा रहा है. एंड मेटल्स विच आर यूजुअली एक्सट्रीमली हार्ड, ये दो तीन मेटल्स एकदम सॉफ्ट है. फिर फिजिकल स्टेट पे आया तो मर्क्यूरी इज अ मेटल बट इट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, अदरवाइज ऑल अदर मेटल्स आर सॉलिड, राइट. फिर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर अगर आए तो सोडियम, पोटेशियम, सीजियम एंड गैलियम, दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट. दे कैन मेल्ट इवन इफ यू कीप इट इन योर palm. एंड डायमंड इज अ नॉन मेटल विच हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो आप देख सकते हो ये एक्सेप्शनल केसेस कैसे हो रहे हैं. एंड डेंसिटी की बात करें, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, अभी डिस्कस किया था. तो घूम फिर कर मेटल्स के लिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ज़्यादा एक्सेप्शनल केसेस दिखा रहे हैं. दे हैव लो डेंसिटी, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे आर सॉफ्ट. तो ये बात है. ओके, सो दिस वे दीज आर ऑल प्रॉपर्टीज कवर्ड थ्रू सम इमेजेस. अब आप ये सब रीड कर सकते हो. और यहाँ पे देख सकते हो एक एक्सेप्शनल केस दिया है उन्होंने, मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. फिर नॉन मेटल्स के ये सारे पॉइंट्स हैं विद एग्जाम्पल्स आपको लर्न करना है. फिर मेटलॉइड्स मतलब क्या? सम मेटल्स, सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मतलब उनमें कुछ मेटल्स की, कुछ नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज हैं, एंड दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स. ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो लर्न इट प्रॉपर्ली. एग्जाम्पल्स आर बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. So remember, some elements have intermediate properties between those of metals and non-metals, and they are called metalloids. फिर कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दी गई है यहाँ पर. इधर आपको एक्सेप्शनल केसेस भी दिए हुए. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100. So right now it is 118. Out of that, 92 elements are naturally occurring and rest are man-made. यानी आर्टिफिशियली भी बनाए जा रहे हैं एलिमेंट्स. And majority of the elements are solid. 11 elements are in gaseous state at room temperature. You have to remember this. And 2 elements are liquid at room temperature. मैं orals में पूछने वाला हूँ, definitions, properties. Mercury is the only metal which is liquid at room temperature, and bromine is the only non-metal which is liquid at room temperature. ध्यान रखो point. Mercury is the only metal which is liquid at room temperature, and bromine is the only non-metal which is liquid at room temperature. And elements like gallium, cesium become liquid at temperature slightly above the room temperature. इसलिए बोला था they have low melting point. Melting point मतलब क्या? The temperature at which solid becomes liquid. So they melt at a temperature slightly above the room temperature. रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा भी हुआ तो रूम टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, राइट. तो उसमें 273 ऐड कर दें तो 37 + 273 विल गो टू 300. तो इन्होंने अभी ये 40 डिग्री तक कंसिडर किया, यानी यस 40 डिग्री पे ये मेल्ट होते हैं. रूम टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस. इन केल्विन इट विल गो टू जस्ट अ मिनट 37 310. तो ये ठीक है, उसके आसपास है.
ये ध्यान में रखना है. So now this way we have finished all about elements now, and now we move to compounds. What are compounds? अभी डिस्कस किया हमने. It is a substance which is composed of two or more elements which are chemically combined with one another in fixed proportion. वहाँ स्लाइड में आपने देखा था in fixed proportion by mass. By mass आपको अगले चैप्टर में आएगा. इधर आपको ध्यान रखना है they are chemically combined with one another in fixed proportion. अब प्रपोर्शन का मीनिंग समझा देता हूँ एक एग्जाम्पल के जरिए. अब वाटर का फॉर्मूला क्या है? वाटर का फॉर्मूला है H2O, करेक्ट. तो यहाँ पर क्या है रेशो? नंबर ऑफ एटम्स का. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स का क्या बनेगा रेशो? हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है. सो व्हाट इज द रेशो? 2:1. वेन एवर द रेशो विल बी फिक्स्ड, उसको ही बोलते हैं प्रपोर्शन. तो एक बार वापस, a compound is a substance which is composed of 2 or more elements, that is water, example H2O, carbon dioxide, CO2. They are chemically combined in fixed proportion. कोल्हापुर के पानी का फॉर्मूला H2O, सांगली के पानी का फॉर्मूला H3O नहीं होने वाला है. वाटर में जो भी एलिमेंट्स हैं दे आर ऑलवेज बी प्रेजेंट इन फिक्स्ड प्रपोर्शन. यानी हमेशा हाइड्रोजन के 2 एटम्स होंगे और ऑक्सीजन का 1 ही होगा. तो जब नंबर ऑफ एटम्स सेम होते हैं तो मास का रेशो भी सेम ही होता है, पर हम वो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि मास का कंसेप्ट क्या है. हाइड्रोजन का कितना, एक एटम का कितना मास होता है, ऑक्सीजन के 1 एटम का कितना मास होता है, ये सब आपको अगले चैप्टर में. तो आपको डेफिनेशन यहीं तक याद रखनी है. दे आर केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन फिक्स्ड प्रपोर्शन. और अब इसके बाद आता है ये चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, विच इज़ डिस्टिंग्विश बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड. और ये पूरा समझने के लिए एक्टिविटी दी गई है. अब इस हम एक्टिविटी के ज़रिए पूरा डिस्कस करते चलेंगे. डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स. गिव देम आयन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर टू बोथ द ग्रुप्स. ग्रुप 1 ने मिक्स किया, क्रश करके मिक्स कर दिया, तो क्या होने वाला है? इज एनी न्यू कंपाउंड गोइंग टू बी फॉर्म्ड? 2 सॉलिड को खाली नॉर्मली मिक्स किया क्रश करके, नथिंग विल बी फॉर्म्ड. सो ग्रुप 1 ने जो फॉर्म किया उसको हम कहेंगे मिक्सचर, राइट. तो मिक्सचर का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इधर हमने आयन फिलिंग्स यानी आयन एलिमेंट है, फिर सल्फर भी एलिमेंट है. तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर. अभी कंपाउंड वर्ड क्यों बोला है? अगर मान लो आपको आयन और सॉल्ट बोला तो सॉल्ट तो कंपाउंड है. कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला है NaCl. कंपाउंड का डेफिनेशन क्या था? व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन. तो कॉमन सॉल्ट में सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम और क्लोरीन कंबाइन होते हैं. तो आप एलिमेंट या कंपाउंड को जब मिक्स कर रहे हो सिर्फ एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर. अभी आयन फिलिंग्स और सल्फर का एग्जांपल ले लो. आयन फिलिंग्स पाउडर फॉर्म में, सल्फर पाउडर फॉर्म में क्रश करके मिक्स किया तो क्या होगा? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विल जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड, करेक्ट. बट इनको अगर केमिकली रिएक्ट कराने गए तो ग्रुप 2 को वो काम दिया था. उन्होंने मिक्स किया, क्रश तो किया. नाउ दे हीट दिस मिक्सचर स्ट्रांगली, एंड व्हेन दे हीट दिस मिक्सचर स्ट्रांगली टिल इट बिकम्स रेड हॉट, let the mixture cool, and what will be formed is when they heat it the components will combine chemically. 2 components chemically combine कर चुके रहेंगे and new compound will be formed. तो रिएक्शन आपको ऐसे नहीं है सिलेबस के लिए, आपको लैब मैनुअल में शायद ये एक्टिविटी करवाएंगे. सो द कंपाउंड फॉर्म विल बी आयन सल्फाइड. जब आयन दैट इज Fe को सल्फर के साथ रिएक्ट करेंगे, सो Fe प्लस S sulfur will give FeS. Iron sulfide will be formed. A completely new compound will be formed. Elements will react to form a new compound. For example, तो अगर वाटर फॉर्म करना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर रिएक्ट करें, these are gases, right? And a new compound formed is water. These are gases and this is liquid in state. So here we can say that elements react to form a new compound. पर मिक्सचर में क्या हुआ? जब हमने आयन फिलिंग्स और जब हमने आयन फिलिंग्स और सल्फर को मिक्स किया, दे जस्ट गॉट मिक्स्ड, नॉट केमिकली, बस नाम के लिए मिक्स हो गए. और अब इनमें से इन दोनों को अलग अलग सेपरेट भी कर सकते हैं. कैसे हम आगे देखेंगे.
पर ग्रुप 2 ने क्या किया, आयन फिलिंग्स और सल्फर को हीट किया एंड अ न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड वाज फेरस सल्फेट। ओके, सो ये फर्क है मिक्सचर में और ये कंपाउंड में। हियर द टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, हियर दे जस्ट मिक्स टुगेदर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। तो ये दोनों एग्जांपल्स मैंने अभी आपको कंपाउंड के दे दिए। नाउ अ मिक्सचर हैज़ वेरिएबल कॉम्पोजिशन। इसका मतलब क्या कि ग्रुप 1 में मान लो, या ग्रुप 1 जैसे अगर 3-4 ग्रुप्स को बोला जाए कि आप आयन और सल्फर का मिक्सचर बनाओ, तो हो सकता है कोई आयन 10 ग्राम्स और सल्फर 50 ग्राम्स रख दे, हो सकता है कोई आयन 50 ग्राम्स और सल्फर 10 ग्राम्स ऐड कर दे। मिक्सचर है आखिर, इट कैन वेरी, कॉम्पोजिशन कैन वेरी एनी हाउ। लेमनेड की बात भी हमने की थी, कोई लेमन एक्सट्रैक्ट ज़्यादा डालेगा, शक्कर कम। तो इन मिक्सचर द कॉम्पोजिशन कैन वेरी। कॉम्पोजिशन मतलब हम जो जो चीज़ें डालते हैं, कितने अमाउंट में डालते हैं, उसको हम कहते हैं कॉम्पोजिशन। सो इट कैन हैव अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन। बट कंपाउंड, मैंने जैसे बोला था, पानी किधर का भी हो, कोल्हापुर, सांगली, इंडिया के किसी भी कॉर्नर का हो, पानी का फॉर्मूला, वाटर का फॉर्मूला H2O ही होता है। यानी हाइड्रोजन के हमेशा 2 एटम्स और ऑक्सीजन का हमेशा 1 एटम। सो हियर कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज फिक्स्ड। यहाँ पर आयन सल्फाइड जिधर भी फॉर्म होगा, आयन का एक ही एटम और सल्फर का भी एक ही एटम रहेगा। तो ये फ़र्क ध्यान रखना है आपको कि वाटर में, यानी कंपाउंड में और ये मिक्सचर में, दिस विल हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, हियर दे कैन हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन। दैट्स द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आते हैं, अ मिक्सचर विल शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। अ मिक्सचर विल शो द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, बट कंपाउंड की बात करें, द न्यू सब्सटेंस विल हैव टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब ये कैसे बात है, इसके लिए एक्टिविटी डिस्कस कर लेंगे कि जैसे अभी मिक्सचर के लिए मैंने कहा था कि ये दो चीज़ें नाम के लिए मिक्स हो चुकी हैं और इन दोनों की प्रॉपर्टीज जिंदा हैं अभी तक। अब ये कैसे मालूम पड़ेगा, ये एक्टिविटी से देख लेते हैं। जस्ट सो एक्टिविटी में क्या बोला है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन्ड and bring a magnet near the material and check if the material is attracted towards the magnet। ये आपको एक्टिविटी करने को बोली और शायद इसके सारे ऑब्जर्वेशंस जस्ट अ मिनट, नो, यहाँ पे कुछ ये बात नहीं कही गई है। तो अगर मैग्नेटिज्म की बात करें तो व्हाट विल बी द आउटकम, इन विच केस द मैग्नेट विल बी एबल टू अट्रैक्ट आयन फिलिंग्स। द आंसर विल बी इन ग्रुप 1, क्योंकि ग्रुप 1 में आयन और सल्फर सिर्फ नाम के लिए मिक्स किए गए हैं एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, हेंस प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ दिस एलिमेंट्स आर स्टिल इंटैक्ट। तो आयन की प्रॉपर्टी क्या है, इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। तो जब हम आयन फिलिंग्स मिक्सचर के ऊपर से घुमाएंगे, आयन फिलिंग्स विल गेट अट्रैक्टेड। जब हम मैग्नेट मिक्सचर के ऊपर से जस्ट घुमा देंगे तो आयन फिलिंग्स विल गेट अट्रैक्टेड टू इट एंड सल्फर विल रिमेन इन द डिश, हेंस वी कैन सेपरेट दिस एज वेल। बट जब आयन सल्फाइड तैयार हुआ है, इट हैज़ गॉट अ टोटली न्यू प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी चली गई है एंड नो आयन फिलिंग्स विल बी सीन अट्रैक्टेड, या ये कंपाउंड बिल्कुल मैग्नेट को अट्रैक्ट होते हुए दिखेगा नहीं, यानी कंप्लीटली न्यू प्रॉपर्टीज हैव बीन फॉर्म्ड। इस एग्जाम्पल की भी बात करें तो हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस बोथ आर हाईली इन्फ्लेमेबल, बट कंबाइन होने के बाद क्या बन रहा है, वाटर विच एक्सटिंग्विशेस फायर। So completely new properties are seen in compounds. So mixture की बात करें, just a minute. So a mixture will show the properties of its constituent substances. जो जो substances उसमें रहेंगे उन सब की properties दिख सकेगी, but in compound the new substance will have totally different properties. The new substance will have totally different properties. याद रखना। Then next, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली ईजीली। अभी बात की हमने कि आयन फिलिंग्स और सल्फर को नाम के लिए मिक्स करके रखा था और आप उसमें से ईजिली आयन फिलिंग्स निकाल सकते हो बाय द मेथड ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो ये फिजिकल मेथड ही हो गया, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, मैग्नेटिज्म, ये सारे फिजिकल मेथड्स हैं। बट यहाँ पर जैसे वाटर का एग्जाम्पल दिया था या आयन सल्फाइड, एक बार ये कंबाइन हो गए हैं केमिकली, इनको इलेक्ट्रिक झटके देने से ही अलग होंगे, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल
और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। ये कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वाटर में कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आयन सल्फाइड में कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं? आयन एंड सल्फर। इनको अलग करना ये इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से ही पॉसिबल है। सो हेंस दिस इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन विच इज़ डन। इसके बाद भी अगर आपको डाउट रहे तो आप पूरा रिवाइंड करके अटेंड कर लो। अभी हम एक्टिविटी पढ़ते जाएंगे सो दैट आपको इसके बारे में और डिटेल में अच्छे से पता चले। सो यहाँ देखते क्या है, ये ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय बोथ द ग्रुप्स शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ग्रुप 1 हैज़ कैरिड आउट द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग अ फिजिकल चेंज, यानी इसमें सिर्फ नाम के लिए दो चीज़ें मिक्स हो गई हैं। वेराज इन केस ऑफ ग्रुप 2 अ केमिकल चेंज हैज़ टेकन प्लेस। वाई अ केमिकल चेंज हैज़ टेकन प्लेस? क्योंकि आपको मालूम है व्हेन आयन एंड सल्फर हैज हीटेड अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है हम उसको केमिकल चेंज कहते हैं। ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम सेपरेटिंग टेक्निक्स का लास्ट पार्ट देख रहे होंगे। सो द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 इज अ मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस, राइट, एंड द सब्सटेंसेस गिवन आर आयन एंड सल्फर। द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर आर सेम एज दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब उस मिक्सचर में आयन की प्रॉपर्टीज और सल्फर की प्रॉपर्टीज दोनों देखी जा सकती हैं, क्योंकि वो दोनों नाम के लिए सिर्फ मिक्स हुए हैं, केमिकली मिक्स नहीं हुए हैं। बट द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 2 इज अ कंपाउंड, क्योंकि उन्होंने आयन और सल्फर को हीट किया। अब हीट करने के बाद दो चीज़ें केमिकली मिक्स हो जाती हैं एंड अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। ऑन हीटिंग द टू एलिमेंट्स स्ट्रांगली वी गेट अ कंपाउंड which has totally different properties compared to the combining elements. अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आयन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कैरी करता है और सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में मिक्स हो जाता है। ये आगे आने वाला है। पर जब ये कंपाउंड फॉर्म हुआ तब ना ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ दिख सकी, ना ही आयन सल्फाइड डिसॉल्व हो पाया इसमें। तो इसके लिए अब अगर एक मिनट आपको इसका पॉइंट अगर एक्सप्लेन करने जाएं तो एक सेकेंड। हियर इट इज। कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप्स। ऐड कार्बन डाइसल्फाइड टू वन पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड, स्टिर वेल एंड फिल्टर। तो आपको कार्बन डाइसल्फाइड ऐड करना है टू वन पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड, स्टिर वेल एंड फिल्टर। अब हम देखेंगे क्या आउटकम आता है। तो एक्टिविटी का हर एक पॉइंट पहले क्लियर कर दो। ग्रुप 1 ने पहले यहाँ पर मिक्सचर फॉर्म किया था क्योंकि ये नाम के लिए मिक्स हुए थे। ग्रुप 2 ने यहाँ पे हीट किया, सो अ कंपाउंड वाज फॉर्म्ड। कंपाउंड की मैंने आपको रिएक्शन भी लिख के दिखवाई, दैट इट इज इट इज आयन सल्फाइड। ये भी हो गया, सो दिस ऑल्सो इज डन। आगे बढ़ते हैं। ग्रुप 1 और 2 ने मैग्नेटिज्म के लिए चेक किया, तो मैंने आपको बताया इन दिस केस बिकॉज इट्स अ मिक्सचर द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेज आर इंटैक्ट, so iron got attracted to the magnet. But since this is a compound formed, it has got a totally new properties, hence iron sulfide won't attract. अब वही बात को एक और बार प्रूव करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर ये मिक्सचर है और यहाँ पर ये कंपाउंड। तो मिक्सचर में प्रॉपर्टीज कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस की इंटैक्ट रहेगी, पर कंपाउंड में न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म होगी। इसको समझने के लिए उन्होंने आपको एक और एक्टिविटी दी हुई है, दैट इज ऐड कार्बन डाइसल्फाइड टू वन पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड। तो क्या होगा इफ वी शेक द मिक्सचर। देखो यहाँ पे मिक्सचर था, 2 मिनट के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स हटा देता हूँ अभी। इफ वी शेक द मिक्सचर ऑफ आयन फिलिंग्स एंड सल्फर विथ कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मूला होगा CS2। तो क्या होगा, देन द सल्फर आउट ऑफ दिस will dissolve in it, but iron does not dissolve. आयन का नेचर है कि वो डिजॉल्व नहीं होता, पर इस मिक्सचर में सल्फर भी प्रेजेंट था तो सल्फर इसमें डिजॉल्व हो जाएगा। एंड ऑन फिल्ट्रेशन हम आयन को अलग कर सकते हैं। सो ऑन फिल्ट्रेशन आयन विल बी ऑब्टेन्ड एज अ रेसिड्यू एंड सल्फर इज रिकवर्ड फ्रॉम द फिल्ट्रेट बाय इवेपोरेटिंग कार्बन डाइसल्फाइड। बिकॉज सल्फर इसके साथ डिजॉल्व हो गया था, फिर अगर हमने इस सॉल्यूशन को इवेपोरेट किया तो हम सल्फर को भी अलग कर सकते हैं। Thus, a mixture of iron fillings and sulfur has been separated by another physical method, that is using carbon disulfide as a solvent. But वही अगर आपने इसमें ऐड किया कार्बन डाइसल्फाइड तो कुछ भी डिसॉल्व नहीं होगा। बोलने का मतलब क्या है कि कंपाउंड हैज़ कम्प्लीटली न्यू प्रॉपर्टीज़। तो इसमें ना ही मैग्नेट अट्रैक्ट हो पाया, ना ही ये कंपाउंड कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व हो पा रहा था,
पर ये मिक्सचर था जिसमें ये नाम के लिए जस्ट मिक्स हो चुके थे, तो मैग्नेट घुमाने के बाद आयन अट्रैक्ट भी हुआ, या इस मिक्सचर में अगर हमने कार्बन डाइसल्फाइड डाला तो सल्फर इसमें डिजॉल्व हो पा रहा था। तो बोलने का मतलब क्या है, दैट अ मिक्सचर विल शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, यानी इसमें हमको आयन की प्रॉपर्टीज भी देखने को मिली और सल्फर की भी मिली कि ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है और ये कार्बन डाइसल्फाइड में डिजॉल्व होता है। ये दोनों देख पाए हम एक मिक्सचर में, बट इन कंपाउंड द न्यू सब्सटेंस विल हैव टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सो दैट्स द पॉइंट। तो ये हुआ ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 1 2 का 3 अलग अलग ये पार्ट हो गए। अब आते हैं अगला पार्ट, ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द अदर पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन। मतलब दोनों ग्रुप 1 ग्रुप 2 ने जो मटेरियल ऑब्टेन किया हुआ है इन दोनों में बस उनको क्या करना था, उनको एक मटेरियल कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व करने का था। मतलब उन्होंने मिक्सचर में भी किया और कंपाउंड के केस में भी किया, बट नथिंग वाज ऑब्जर्व्ड इन दिस केस। बट यहाँ पर सल्फर इसमें डिसॉल्व हो पाया था। बट अब अगला वापस क्या है, नाउ दे आर गोइंग टू ऐड dilute sulfuric acid or hydrochloric acid to the other part of the mixture obtained, and now what will be the outcome ये डिस्कस करने वाला है। तो पहले ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। डिड द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द टू ग्रुप्स लुक द सेम? इम्पॉसिबल है। द मटेरियल ऑब्टेन्ड आफ्टर द एक्टिविटी बाय द टू ग्रुप्स विल लुक डिफरेंट। विच ग्रुप हैज ऑब्टेन्ड अ मटेरियल विद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज? आंसर देने की कोशिश करो। ग्रुप 1 में आयन और सल्फर मिक्स होने के बाद भी अलग अलग थे बिकॉज इट्स अ मिक्सचर। सो ग्रुप 1 had shown magnetic properties or obtained magnetic properties. Now can we separate the components of the material obtained? Can we separate the components of the material obtained? In this case yes, मैग्नेटिज्म के जरिए हमने आयन को अलग कर पाए हम, या कार्बन डाइसल्फाइड में अगर हमने इस मिक्सचर में डाल दिया तो सल्फर इसमें डिजॉल्व हो जाएगा। देन इफ वी फिल्टर आउट, आयन फिलिंग्स निकल जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और फिर सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में जो डिजॉल्व है, अगर हमने इस सॉल्यूशन को इवेपोरेट किया तो सल्फर हमको अलग होते हुए दिखेगा। तो ये बातें हैं कि मिक्सचर में हम ये कंपोनेंट्स को अलग कर पाए, पर ग्रुप 2 ना ही मैग्नेटिज्म के जरिए ना ही कार्बन डाइसल्फाइड के जरिए कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर पाता बिकॉज इट्स अ कंपाउंड। एंड लास्ट, ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, did both the groups obtain a gas? Answer is yes. And did the gas in both the cases smell the same or different? अब देखो ग्रुप 1 में आयन फिलिंग्स और सल्फर अलग अलग ही थे, और मान लो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर दिया तो ये रिएक्शन आपको 8th में भी था, that when a metal reacts with an acid it forms a salt, ferrous chloride, and हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। सल्फर रिएक्ट नहीं करेगा बिकॉज इट्स अ नॉन मेटल, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। आयन मेटल होने की वजह से एसिड के साथ रिएक्ट होने के बाद ये सॉल्ट बना, ठीक है, पर उनको बात करनी है गैस को लेकर। तो ये एरो इंडिकेट करता है दैट इट इज़ लाइटर देन एयर, तो आपको ये भी शायद 8th में बताया गया था। हेंस रीड द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 इज हाइड्रोजन गैस विच इज कलरलेस, ओडरलेस एंड कंबस्टिबल गैस। इट कैचेस फायर। It is not advised to do the combustion test for hydrogen in the class, वरना लैब में सब उड़ जाएगा अगर combustion टेस्ट करने गए तो। डाइल्यूट एसिड इसीलिए रेकमेंड करते हैं क्योंकि गैस एकदम स्ट्रांग नहीं आनी चाहिए। एंड हाउ डू वी डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस? याद करो 8th स्टैंडर्ड की बात, दैट इफ वी ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब वेयर दिस गैस इज रिलीज्ड, इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड। मतलब वो गैस एक्चुअली एक्सप्लोड होने की कोशिश कर रही है, पर गैस एकदम डाइल्यूट लेवल पर बनी हुई है तो सिर्फ पॉप साउंड आता जाएगा जिससे वो आपको एक्सप्लोजन जैसा सेंस होगा। तो ये है फर्स्ट केस के लिए। अब सेकंड केस में कंपाउंड कौन सा बना है? आयन सल्फाइड। अब आयन सल्फाइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो डेफिनेटली फर्स्ट कंपाउंड विल बी आयन क्लोराइड, नो डाउट, बट द गैस रिलीज्ड विल बी हाइड्रोजन सल्फाइड। ये दोनों कंबाइन हो गए और ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, एंड दिस इज द गैस रिलीज्ड इन केस ऑफ ग्रुप 2। द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 2 इज हाइड्रोजन सल्फाइड। इट इज अ कलरलेस गैस with the smell of rotten eggs.
तो ये स्मेल से पता चलेगा हमको नेचर ऑफ द गैस. Hence, we can clear that the composition of a compound is same throughout, and we can also observe that the texture and color of the compound are same throughout. इसका मतलब क्या कि एक कंपाउंड में मॉलिक्यूलर लेवल पे टेक्सचर कलर सब सेम रहेगा, वो बात थी. आपको ये पूरा एक्टिविटी वापस अटेंड करना है अच्छे से, क्योंकि मैं ओरल्स लेते वक्त, सॉरी यहाँ से शुरुआत होती है आपकी, क्योंकि मैं ओरल्स लेते वक्त आपसे ये क्वेश्चंस पूछूंगा कि ग्रुप 1 ने आयन और सल्फर को मिक्स किया तो क्या फॉर्म हुआ. इट विल बी जस्ट अ मिक्सचर ऑफ आयन एंड सल्फर. व्हाट विल बी इट्स प्रॉपर्टीज. देन मैग्नेट घुमाने के बाद क्या होगा, कार्बन डाइसल्फाइड में ये मिक्सचर डालने के बाद क्या होगा. इन सेकेंड केस जब उन्होंने हीट किया तो क्या फॉर्म हुआ है. एंड देन इसको हम अलग कर सकते थे क्या मैग्नेट के ज़रिए या कार्बन डाइसल्फाइड के ज़रिए. आंसर वॉज नो. और फिर कौन सी गैस फॉर्म होती है अगर इन दोनों में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया तो, या सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड किया तो सॉल्ट बदलेगा, सिर्फ गैस वही रहने वाली है. और इस गैस की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. दे आर कलरलेस गैस, बस हाइड्रोजन इज ओडरलेस, बट हाइड्रोजन सल्फाइड इज हैज अ स्मेल ऑफ रॉटन एग्स, एंड हाइड्रोजन इज अ कंबस्टिबल गैस. तो ये सारे पॉइंट्स एक्टिविटी को समझाने के लिए कि ग्रुप 1 ने मिक्सचर फॉर्म किया था और ग्रुप 2 ने कंपाउंड. अब इसके बाद आप वापस डिस्टिंग्विश एक बार पढ़ने की कोशिश करो, जिससे आपका ये पूरा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो सकता है. एंड दिस वे वी हैव फिनिश्ड विद द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज़ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस. तो वो थे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और फिर हमने कंपाउंड और मिक्सचर का डिस्टिंग्विश भी देख लिया. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सिंसियरली ये करो. होमवर्क है डिस्टिंग्विश बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड एक बार लिख के निकालना. एलिमेंट और कंपाउंड का डेफिनेशन एक बार लिख के निकालना है. देन सारे प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स की विद एग्जांपल्स, और मेटलॉइड के फिर से एक बार. एलिमेंट, कंपाउंड्स, मेटलॉइड्स, मेटल, नॉन मेटल्स, इनके प्रॉपर्टीज एग्जांपल्स के साथ. देन डिस्टिंग्विश बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड. और ये एक्टिविटी ध्यान से क्लियर कर लेना कि ग्रुप 1 ने मिक्सचर किया था फॉर्म, ग्रुप 2 ने कंपाउंड, और कैसे उन्होंने प्रॉपर्टीज़ को कवर किया है थ्रू दिस एक्टिविटीज़. ये समझना बहुत ज़रूरी है. क्लियर कर लीजिएगा.